हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, अभी रिसेंटली मैंने अमेंडमेंट पे जो कि मई 2025 सितंबर 2025 के लिए एप्लीकेबल है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर, सीए इंटर के अंदर एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स हैं, उन पे एक क्लास बनाई थी और उस पे एक वीडियो बनाई थी जो अभी अभी मैंने रिसेंटली पोस्ट करी। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देखी होगी। और जो जो बच्चे जिन्होंने आपकी पहले क्लासेस ले रखी हैं या फिर जनवरी अटेम्प्ट जिन्होंने दिया था और नहीं हुआ था, या उससे पहले का कोई अटेम्प्ट आपने दिया था और अब आप जो है वो मई अटेम्प्ट की क्लासेस देने जा रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि कुछ मेजर चेंजेस आए हैं और उसी से रिलेटेड मैंने वो अमेंडमेंट भी डाली थी। और आज जो है वो उस मेजर चेंजेस से रिलेटेड मैं आपसे बात भी करके चलूंगा। और ये जो बातचीत आज की मेरी होने वाली है ना, इसमें आप ये डेफिनेटली मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है यहां से, ठीक है। आपके लिए यहां इस टॉपिक से क्वेश्चन कवर होने वाला है, ये आपको डेफिनेटली मान लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे आप जो है जब ये क्लास कंप्लीटली देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बिकॉज कैपिटल गेन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनकी वजह से ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन बदल जा रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर जो चीजें हम पढ़ के आए हैं अभी तक कैपिटल गेन्स के अंदर, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो चेंज हो जा रही हैं। मैं ऐसा रीजन दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आइए जी, प्लीज हम शुरुआत करते हैं। और कैपिटल गेन के कुछ चेंजेस जो मैंने अमेंडमेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताए थे, डिस्कस भी किए थे, बट मैं फिर से आ जाता हूं। कैपिटल गेन्स पे ही हम बात करेंगे और पूरी की पूरी वीडियो ये वाली है वो कैपिटल गेन से रिलेटेड रहेगी। मैं क्वेश्चन भी आपके साथ में कवर करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से। कैपिटल गेन्स में कैपिटल गेन्स में सबसे पहले आपके लिए कवर होता है, मैं बहुत डिटेल में, भाई ये इट्स जस्ट ए रेगुलर क्लास, ट्रीट इट एज ए रेगुलर क्लास की तरह मैं समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कोई पॉइंट छूट जाए, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सब कुछ सुन करके और समझ करके चलेंगे। कैपिटल गेन्स में हमने ये पढ़ा है कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है, ठीक है। और जब हम कैपिटल एसेट की बात करते हैं तो भाई कैपिटल एसेट पे होने वाला जो कैपिटल गेन्स है वो दो तरीके से बांटा जाता था, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब कौन से लॉन्ग टर्म होते हैं, कौन से शॉर्ट टर्म होते हैं, इसके लिए अलग अलग कंडीशंस डाली गई थी। तो भाई कैपिटल एसेट कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड एलटीसीए का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड एसटीसीए का मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इट कैन बी बोथ, ठीक है। पॉसिबल हो सकता है कि भाई आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये दो तरीके के कैपिटल एसेट होते हैं। अब कौन सा लॉन्ग टर्म होता है और कौन सा शॉर्ट टर्म होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, बहुत ध्यान से। कुछ कंडीशंस उसके लिए हैं, बहुत 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 ध्यान से आप समझ करके चलेंगे, ठीक है। एक मिनट, वेट ए मिनट। हाँ, बिल्कुल ध्यान से। सिंपली हमारे लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इक्विटी, या फिर इसको सिंपली बोलें इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर अगर ये सारी चीजें सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे जो चेंज हुआ है ना वो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं सिंपली आपसे अभी डिस्कस करके चल रहा हूँ कि क्या लॉन्ग टर्म होता है और क्या शॉर्ट टर्म। इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। सिंपली इसके बाद आपके लिए जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट की यूनिट्स, फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, लिस्टेड भी एंड अनलिस्टेड भी, ठीक है। सिंपल ध्यान रखना, लिस्टेड हो चाहे फिर अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके केस में अगर सिंपली अगर मैं इनके केस की बात करूं तो भाई इन केसेस के अंदर अगर 1 ईयर
1 ईयर से ज्यादा अगर इन असेट्स को आपने होल्ड कर लिया, 1 साल से ज्यादा अगर आपने इनको होल्ड कर लिया, दीज आर द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। इक्विटी शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे इंडिया के अंदर, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और म्यूचुअल फंड्स। ये जो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, मतलब म्यूचुअल फंड्स आई थिंक सबको पता होगा कि भाई जब हम अपने जो पैसा है किसी एक ऐसी कंपनी को दे देते हैं जो हमारे बिहाफ पे एक्सपर्ट जगह पे या फिर एक्सपर्ट कंपनीज के एक्सपर्ट्स बैठे होंगे और वो अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, हमें नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम हमारा पैसा कुछ एक्सपर्ट्स को दे देते हैं और दीज एक्सपर्ट्स आर द म्यूचुअल फंड कंपनीज और ये हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर अगर सिंपली कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो मेनली 65% ऑफ देयर फंड्स, अपने 65% फंड्स जो है वो इंडिया के अंदर लिस्टेड कंपनीज के अंदर, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसी कंपनीज जो 65% अपना फंड्स कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सिमिलर सेम कहानी है अगर डेट के लिए, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होता है ना, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, वैसे डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो डेप्ट के अंदर सेम कहानी आती है कि वो 65% कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेप्ट के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना है भाई, यहां पे लिमिट है 1 साल। अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, अगर 1 साल से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आती होगी। मतलब सिंपल सी बात है, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है, और अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर का मतलब 1 साल तक अगर होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्यों बांट रहा हूं, क्योंकि रेट ऑफ कैपिटल गेन्स अलग अलग है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, ध्यान रखेंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं जी बहुत ध्यान से। सेकेंडरी एस्पेक्ट हमारे लिए जो यहां पे कवर होगा, सेकेंडरी एस्पेक्ट जो हमारे लिए यहां पे कवर होगा उस पे बात करते हैं और फिर थर्ड वाले पे जाएंगे। तो सेकंड जो हमारे लिए यहां पे कवर होगा वो होगा भाई लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। लैंड एंड बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग सिंपली अलग अलग मान लो, जैसा भी है इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो आपकी होती है लैंड एंड बिल्डिंग वो, और दूसरा अनलिस्टेड, या फिर सिंपली ऐसा बोल दें इसको, शेयर्स अदर देन कवर्ड इन, अदर देन कवर्ड इन फर्स्ट वन। मतलब वो सारे शेयर्स जो आपके यहां कवर, यहां कौन से हुए, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो इंडिया के अंदर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं है, जैसे आपने मान लो कोई फॉरेन कंपनी के, अब इसमें क्या कवर होंगे, एक तो अनलिस्टेड शेयर्स कवर हो गए, इसमें अनलिस्टेड शेयर्स कवर हो गए आपके सिंपली, प्लस इसमें क्या कवर हो गए, बहुत ध्यान से, एक तो अनलिस्टेड शेयर्स आपके यहाँ पे कवर हो गए, अनलिस्टेड शेयर्स के अलावा आपके लिए यहाँ पे कवर हो जाएगा भाई शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अब चाहे वो लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। जैसे मान लीजिए आपने जो है टेस्ला का शेयर खरीद लिया, ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो गए। तो फॉरेन कंपनी के अगर कोई शेयर्स हैं तो वो भी आपका यहाँ पे कवर होगा। और इन दोनों में बेसिकली इन सब में कंडीशन जो है वो 2 ईयर्स की है। सेम कहानी है भाई, 2 ईयर्स की कंडीशन क्या है, मोर देन 2 ईयर्स है, 2 साल से ज्यादा है तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और अप टू 2 ईयर्स है तो फिर वो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये बातें सेम थी, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है भाई, जो चेंज है वो अदर्स जो बच गए, अदर्स, अदर कैपिटल एसेट, अदर कैपिटल एसेट यहां इसमें चेंज है। और भाई इसमें जो चेंज है उस चेंज का मेजर इंपैक्ट है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से, मेजर इंपैक्ट क्या है कि यहां पे आपके लिए था, यहां पे जो आपके लिए था वो सिंपली 3 ईयर्स था, लेकिन ये 3 ईयर्स है इफ, इफ कैपिटल एसेट, इफ कैपिटल एसेट, इफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, एक सेकेंड वेट ए मिनट, हाँ, इफ कैपिटल एसेट वेट ए मिनट,
बहुत ध्यान से, अगर हमारे लिए ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है, बहुत ध्यान से, अगर हमारे लिए सिंपल बात करूं तो इफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, 3 इयर्स वाला, ट्रांसफर्ड अप टू 22/7/2024, ये 3 साल की कंडीशन रहेगी अगर 22/7/2024 तक आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया। लेकिन यही चेंज हो जाएगी, प्लस यही चेंज हो जाएगी और हो जाएगी 2 इयर्स इफ इफ कैपिटल एसेट is transferred on or after 23/7/2024, ऑन और आफ्टर मतलब इस दिन के बाद, ठीक है। इफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23/7/2024, 23/7/2024 के बाद अगर उसको ट्रांसफर किया गया तो हमारे लिए ये कंडीशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो, उसका डिसाइड कैसे करोगे आप, कैसे मान करके चलोगे कि क्या लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है, वो आपने यहां पे देखा, ठीक है, डन। आई थिंक इतनी बात समझ आती है। अमेंडमेंट क्या है भाई, वो आप यहां पे देख सकते हैं, आपको भी समझ आना चाहिए कि भाई अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो पार्ट है, बेसिकली ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट जो है वो आपका क्या हुआ है, अमेंड हुआ है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है वो क्या हुआ है आपके लिए, अमेंड हुआ है, जो कि आपके लिए पहले 3 इयर्स था वो अब कितना हो गया है, 2 इयर्स हो गया है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो भाई आपके लिए अलग अलग एसेट्स में क्या लॉन्ग टर्म होगा क्या शॉर्ट टर्म होगा, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आता है। जैसे मान लो ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी कहां आएगा यहाँ पे, क्या फर्स्ट वाले में आएगा, ऑप्शन फर्स्ट में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारे लिए। क्या ज्वेलरी ऑप्शन 1 में आएगा, क्या ज्वेलरी ऑप्शन 2 में आएगा, क्या ज्वेलरी ऑप्शन 3 में आएगा। ज्वेलरी कहां आएगा हमारे लिए, ऑप्शन 1 2 3 कहां आएगा, ज्वेलरी ऑप्शन 3 में आएगा। जिसमें अगर आपने उसको 22/7 तक ट्रांसफर कर दिया तो 3 साल हुए हैं तो वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर 22/7 के बाद कभी भी ट्रांसफर कर रहे हो आप 23/7 से, तो फिर आपको 2 साल वो देख करके चलना है। अगर 2 साल है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई 2 साल के केस में क्या हो जाएगा आपका, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यहां पे चेंजेस आए हैं, और चेंजेस क्या आए हैं भाई, वो चेंजेस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए पहले चेंज है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के चेंजेस के बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो भाई रेट के चेंजेस हैं। अब रेट के चेंजेस आपको मैंने अमेंडमेंट क्लास में भी डिस्कस किया था, वो आप मेरे को बता दोगे। सबसे पहले 112 के अंदर रेट चेंज हुए हैं और 112 ए के अंदर हुए हैं। 112 ए की बात कर लेते हैं भाई, अप टू 1,25,000 एग्जेम्प्ट, सिंपली 1,25,000 तक क्या है वो एग्जेम्प्ट है। एक मिनट, 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है, कोई सिंपल सी बात है, टैक्स नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 10% ओवर ₹125, जिसमें ट्रांसफर अप टू 22/7/2024 है, ट्रांसफर इस डेट तक हो गया है। और 12.5%, 12.5% है सिंपली आपका। अगर ट्रांसफर कब से हुआ है, 23 के बाद, 23 से ट्रांसफर हुआ है, 23 जुलाई से अगर आपका ट्रांसफर हुआ है कोई भी कैपिटल एसेट, तो कितने परसेंट है, 12.5% है। %12.5 इफ ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ट्रांसफर कब हुआ है, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद अगर ट्रांसफर हुआ है तो ध्यान से हमारे लिए ये 112 ए के अंदर चेंज आया। फिर 112 ए के चेंज के बाद में यहाँ पे आपका 112 में जो है वो मेजर चेंज है, और 112 में जो चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो रेट पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% था, 20% विद इंडेक्सेशन, जो 20% रेट था 22/7 तक ट्रांसफर हुआ है तब, ठीक है।
और सिंपली आपके लिए यहां पे एडिशन हुआ कि भाई 12.5%, ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन आपका 12.5% से आपको टैक्स देना होगा। और विदाउट इंडेक्सेशन जो टैक्स देना होगा वो कब से आया भाई, 23/7/2024 और आफ्टर इस डेट को या इसके बाद, ठीक है। 22/7 तक, अप टू 22/7 तक है तो भाई 20% विद इंडेक्सेशन है, लेकिन उसके बाद से भाई इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया, इंडेक्सेशन को हटा दिया गया, कंप्लीटली हटा दिया गया पिक्चर में। अब इंडेक्सेशन नाम का कोई बला नहीं है, ठीक है। बट लेकिन अभी 22/7 तक वो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है, हाँ। लेकिन भाई इन केस ऑफ, यहां पे एक और पॉइंट है जो एडिशन किया गया, इन केस ऑफ अगर आप रेजिडेंट, रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेजिडेंट एचयूएफ है, रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ है, उनके लिए कुछ पॉइंट डाला गया। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है जिसने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, एक्वायर्ड बिफोर, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 23/7/2024, मतलब 23/7/2024 से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात, अगर आपने 23/7/2024 से पहले कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, आप रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बिफोर 23/7/2024, प्लस होनी चाहिए भाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग या लैंड या बिल्डिंग जो भी है, सिंपली ये चारों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा तो उसको ऑप्शन दिया लोअर ऑफ, लोअर ऑफ। और ये ऑप्शन सिर्फ ये ऑप्शन जो है वो बहुत ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन सिर्फ लालच है, ठीक है, और ये लालच में आपको पागल बनाया और कुछ नहीं किया है, ठीक है, डिपार्टमेंट ने, ठीक है। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे पागल बनाया है ये ऑप्शन देकर के, और कुछ किया नहीं, और वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप रियलाइज करोगे, ठीक है। ध्यान से, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट एचयूएफ होनी चाहिए, या फिर एक्वायर करी होनी चाहिए कोई प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग के तौर पे, ठीक है। कोई और एसेट होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना। 112 की बात कर रहा हूं जहां पे रेट 20% से घट के 12.5% हो गया विदाउट इंडेक्सेशन। लोअर ऑफ, लोअर ऑफ किस चीज का लोअर ऑफ भाई, ध्यान से, लोअर ऑफ 20%, 20% विद इंडेक्स और सिंपली आपका 12.5%, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन में से जो भी लोअर होगा, सिंपल सी बात है, देखो यहां पे जो भी आपके लिए लोअर होगा उस पर ये बात करने, 12.5% विदाउट इंडेक्स, ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन अगर 12.5% से कम हुआ तो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आती है। यहां पे पागल क्यों बनाया मैं उसको एक सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बट एग्जांपल जब लूंगा तो आप 100% सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ आप समझ आ गया, लेकिन अभी पहले नॉर्मली समझाता हूं। भाई ये जो आपको ऑप्शन दिया है ना कि आप लैंड एंड बिल्डिंग के केस में इंडेक्सेशन यूज कर सकते हो, और इंडेक्सेशन यूज करके सिंपली आप अगर जो भी आपका लोअर आए, लोअर 20% वाला लोअर आ रहा है तो 20% के हिसाब से दे दो इंडेक्सेशन के साथ में, अगर 12.5% वाला लोअर आ रहा है तो 12.5% के हिसाब से दे दो। तो भाई यहां पे आपके लिए देखो, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ में, जैसे आपका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है उसके साथ में समझाता हूं, देखना एक बार सब लोग बहुत ध्यान से। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का सब लोग मेरे को बताएंगे कि क्या हमारा फॉर्मेट हुआ करता था, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मेट हुआ करता था, बताएंगे सब लोग, कोशिश करो। हाँ जी, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मेट हुआ करता था, हम सबसे पहले लिखते थे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, जो भी होती थी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो भी कैपिटल एसेट है उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से माइनस करते थे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर पे कोई खर्चा हुआ है तो वो माइनस करवा दिया, सिंपली आपका यहां से ट्रांसफर का खर्चा आपने माइनस किया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पे आ गया। फिर ये क्या हो गया, ये जीरो कैसे बन गया, वेट अ मिनट,
हाँ जी, तो ध्यान से सिंपली एक सेकेंड यार सब लोग। सिंपली आपके लिए जो तरीका है यहाँ पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करवा देते हो। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस हो गए। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस होने के बाद में जो बचेगा, ठीक है, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से आप माइनस करवाते थे इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप ये ऐसा करते थे, सिंपली यहां से आप जो माइनस करवाते थे वो करवाते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड। क्या होनी चाहिए थी? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप यहां से माइनस करवाते थे सिंपली। फिर इसके बाद यहां से माइनस करवाते थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो भी इंडेक्स्ड, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप यहां से माइनस करवाते हैं सिंपली, ये आप यहां से माइनस करवाते हो और माइनस करवाने के बाद में जो आपके पास में यहां पे बचता है दैट्स योर कैपिटल गेन। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, LTCG जिसको आप बोलते हो, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपके पास में यहाँ पे आता है। इंडेक्सेशन कैसे किया जाता था, आई थिंक ये आपको पता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती थी उसको मल्टीप्लाई करवाते थे इंडेक्स फैक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड ईयर और डिवाइड करवाते थे सिंपली आपका इंडेक्स्ड फैक्टर ऑफ एक्वायर्ड ईयर और सिंपली एफएमवी ऑन 1/4/2001 जो भी आपके लिए ऑप्शनल होता था, हाइयर होता था तो भाई वो उसके बेसिस पे आपका फैक्टर, सॉरी एफएमवी लिख दिया मैंने यहाँ पे, फैक्टर ऑन इंडेक्स फैक्टर ऑन, एक चीज मिसिंग है, हाँ ऑन, ये आप यहाँ पे यूज करते थे। तो मतलब अगर 1/4/2001 से पहले का है तो फिर भाई एफएमवी मिल जाती थी, और एफएमवी मिल जाती थी तो फिर 1/4/2001 का हम क्या यूज कर लेते थे, इंडेक्स फैक्टर, जो कि 100 है। 1/4/2001 का फैक्टर कितना है, इंडेक्स फैक्टर 100 है, वो हम यहाँ पे यूज करते थे अगर उससे पहले का कोई एसेट एक्वायर्ड है तो। सिमिलरली एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है उसको भी सेम कहानी, आपका इंडेक्स फैक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड ईयर, इंडेक्स फैक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड ईयर डिवाइडेड बाय सिंपली इंडेक्स फैक्टर ऑफ ट्रांसफर्ड ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स्ड फैक्टर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल में इंप्रूवमेंट हुई है उसके इंडेक्स फैक्टर से डिवाइड करके, इस तरीके से ये आपका इंडेक्सेशन निकाला जाता था। ये आई थिंक सबको याद होगा, मैं सिर्फ डिटेल में बात कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, बट बाकी आपको ये याद होगा। बट यहां पे हमारे लिए सिंपली ये जो इंडेक्स वर्ड है ना, अब से 23 जुलाई से अगर मैं इसको सिंपली यहां से कॉपी कर लूं, एक काम करता हूं, मैं इसको सिंपली आपका कॉपी कर लेता हूं और ये कॉपी करके उठा लेता हूं और कंट्रोल C और ये देखो कंट्रोल V, ये पेस्ट किया यहां पे और सिंपल यहां पे लिखता हूं, अगर मेरे लिए कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड है अप टू 22 जुलाई 2024 तो ये है, लेकिन फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से कोई भी ट्रांसफर्ड है, कोई भी हो, इवन इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, यहां लिख देता हूं
इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हो, इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। भाई लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्लूड करते हुए ध्यान रखना ये बात, आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये समझ नहीं आया कॉन्ट्राडिक्शन? हाँ कॉन्ट्राडिक्शन। आपको यहां पे मैंने क्या बोला था कि भाई ऑप्शन दिया 20% विद इंडेक्स और 12.5% विदाउट इंडेक्स, ये आपको ऑप्शन दिया। यहां तो इस ऑप्शन की बात ही नहीं करी, यहां तो आपने बोला इंडेक्सेशन खत्म। जी हाँ, इंडेक्सेशन खत्म। कैपिटल गेन अगर अगर 23 जुलाई के बाद में कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचा हो, आपके लिए सिंपल सी बात है, इंडेक्सेशन खत्म। इंडेक्सेशन नहीं रहा, खत्म हो गया भाई। कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त इंडेक्सेशन जो है वो आएगा, लेकिन कैपिटल गेन जो है निकालते वक्त, हमारी इनकम निकालते वक्त जो है वो इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। नो इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन, सिंपल। नो इंडेक्सेशन एट ऑल, नो इंडेक्सेशन एट ऑल, सिंपल। तो फिर वो ऊपर क्या था, देखो एक बात समझना, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते वक्त इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है, लेकिन हाँ जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है तो 112 में आओगे, और 112 में आओगे तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको ये ऑप्शन दिया कि भाई ये अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टैक्स, देखो कैपिटल गेन उतना ही रहेगा लेकिन टैक्स इसके हिसाब से दे दो, लोअर ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो आपको कम लगे टैक्स उसके हिसाब से दे दो। तो भैया इससे नुकसान क्या है हमारा, फर्क क्या पड़ा? ठीक है, आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त तो इंडेक्सेशन हटा दिया, ठीक है, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते वक्त अगर मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया और मेरे को ये बोल दिया कि दोनों में से जो लोअर है, तो ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल ही रहा ना। आपको एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी एक्चुअली समझ आ जाएंगी, ठीक है, कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बट बहुत कुछ चीजें जो है वो आपकी यहां से छीन ली गई है, वो आपको यहां पे समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझ आया, ये जो मैंने बात करी है आपको समझ आई। अभी मैं इसी चीज से रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, कि ऐसा किस तरीके से ये सारी चीजें हो जा रही हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से लेकर के बताता हूं, बहुत ध्यान से। एक एग्जांपल मेरे साथ में सब लोग, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आपके आईसीआई का क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, मॉड्यूल आपके आईसीआई के जो हैं वहां से एक क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक एग्जांपल सब लोग बहुत 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 ध्यान से मेरे साथ में देख करके चलेंगे, बहुत ध्यान से देखना। भाई आपने डेट ऑफ ट्रांसफर, हम दो लेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर एक है हमारे लिए 20 जुलाई 2024, इंडेक्सेशन मिल जाएगा, एंड एक है हमारे लिए 2 अगस्त 2024, अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। कैपिटल एसेट है हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट है हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से देखते रहना, मजा आ जाएगा भाई। इस एग्जाम्पल के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों, ठीक है, कि ऐसा क्या जो है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खेल हमसे हमारे साथ खेला है। लेकिन ध्यान से भाई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आई थिंक यार उसमें नहीं पढ़ूंगा मैं, स्टैम्प ड्यूटी और वो सब आपको याद होगा, 110% लेते थे और वो सब, ठीक है। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 5 करोड़। हाउस प्रॉपर्टी बेची मैंने, और कितने रुपए में बेची? 5 करोड़ की हाउस प्रॉपर्टी बेची, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरी ये हो गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपली जो है वो मेरी है 40 लाख, और ये एक्वायर करी थी 2005 और 6 में, ठीक है। 2005 और 6 के अंदर क्या करी थी आपकी, एक्वायर करी थी। हम इंडेक्स भी देख लेते हैं 2005-6 का, आपको इंडेक्स मिल जाएगा 2005 और 6 का, और फिर उसके बेसिस पे आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई इंडेक्सेशन कितना है। 2005 और 6 का इंडेक्सेशन है, इंडेक्स है 2005 और 6 का 117, ठीक है, 117 इंडेक्स है आपका। तो आपको अभी समझ आया डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, डेट ऑफ मेनली ये सारी चीजें, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1% ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का कितने परसेंट? 1%। होपफुली इतना समझ आता है। अब दोनों डेट के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं।
20/7/2024 के हिसाब से क्या होगा और 20/8/2024 के हिसाब से क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। सोल्यूशन पहले ए पार्ट का, व्हेन व्हेन ट्रांसफर व्हेन ट्रांसफर took place when transfer took place on 20 जुलाई 2024। ट्रांसफर कब हुआ, बेसिकली 20 जुलाई 2024 को हुआ। ठीक है, अगर 20 जुलाई 2024 को हुआ तो हमारे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो सिंपली आपकी 5 करोड़ है। 5 करोड़ जो है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। डन है। इस 5 करोड़ में से 1% के एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है वो 1% है, तो वो एक्सपेंसेस आप माइनस करवाओगे। एक्सपेंसेस 5 करोड़ का 1% हो गया 5 लाख, ये लीजिए डन है। 5 लाख माइनस करवाने के बाद में भाई नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बच गई, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बच गई, वो बच गई 4 करोड़ 95 लाख। कितनी बच गई नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 4 करोड़ 95 लाख। इसमें से माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट, क्योंकि इंडेक्सेशन मिल जाएगा। तो भाई 23/7 से पहले ट्रांसफर किया तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 40 लाख है। 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 है आपका, जो 24/25 है उसका इंडेक्स, और 117 यहाँ से आ जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दैट इज योर 40 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 117। 1,24,10,256। ठीक है, अब जो बचेगा वो आपके लिए हो गया यहाँ पे LTCG, और ये आ जाएगा 4 करोड़ 95 लाख माइनस 1,24,10,256। दिस इज योर 3708, सिंपली योर सॉरी 3,70,70,80,744, ये आपके लिए आ गया। नाउ यू हैव टू पे 20% टैक्स ऑन दिस। इस पे कितने परसेंट का टैक्स, 20% का। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आता है। बी पार्ट, when transfer took place on 2 अगस्त को हुआ था ना, 2 अगस्त 2024, 2 अगस्त 2024 को ट्रांसफर हुआ, तो फिर क्या होगा भाई, 2 अगस्त 2024 को ट्रांसफर हुआ तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही रहेगा आपके लिए, 5 करोड़। ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस हो गए, और एक्सपेंसेस हो गए भाई 5 लाख के। 5 लाख के एक्सपेंसेस हो गए, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई आपके लिए 4 करोड़ 95 लाख। 1% एक्सपेंसेस जो है वो 1% दिया हुआ था, इसलिए मैंने निकाला। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब आप लोगे नहीं, आप सिर्फ जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करोगे यहाँ पे, इंडेक्स कॉस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इंडेक्स कॉस्ट नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे हम, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है भाई वो है 40 लाख। सिंपल, आपका 40 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा। 40 लाख माइनस करने के बाद में आपका कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म तो है लेकिन कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म आपके लिए यहाँ पे आ गया। 40 लाख माइनस कर दो, 455 का कैपिटल गेन आ गया, ये हो गया डन। लेकिन अब यहाँ पे जब आपको टैक्स देना होगा, हाँ ठीक है, कैपिटल गेन तो 4 करोड़ 55 लाख ही होगा, लेकिन टैक्स ऑन दिस कैपिटल गेन, टैक्स ऑन दिस कैपिटल गेन, बहुत ध्यान से, टैक्स ऑन दिस कैपिटल गेन, टैक्स जो इस कैपिटल गेन पे आएगा वो
लोअर ऑफ द फॉलोइंग। किसका भाई लोअर? ध्यान से, ए पार्ट सबसे पहले। ए 4,55,00,000 का 12.5%, ठीक है, 12.5%। 455,000,000 x 12.5%, दिस इज योर 56,87,500। डन है। बी, सिंपली आपके लिए अगर इंडेक्सेशन मिलता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता? 3 करोड़। 3,70,00,000 89,744 का होता। इस पे कितने परसेंट देना पड़ता? 20%। ये लीजिए, ये हो जाएगा भाई 370 89,744 का 20%। ये लो, ये आ गया आपके लिए 74 17 949। ठीक है, तो लोअर ऑब्वियस सी बात है कि भाई 12.5% पे ही लोअर आया। और भाई टैक्स जो आपको देना पड़ेगा वो कितना देना होगा? यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं 56,87,500। अब मैंने क्या कहा, कैपिटल गेन में कोई बदलाव नहीं है। देखो यहां पे टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आप इन दोनों में से लोअर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गेन तो 4,55,00,000 ही रहेगा। कैपिटल गेन में बदलाव नहीं है। तो भैया फर्क क्या पड़ा, मेरे को ये बता दो, इस केस में फर्क क्या पड़ा? अब आ जाओ, पहला एग्जाम्पल समझ आ गया कि कैसे करना है। पहला एग्जाम्पल आई थिंक समझ आ गया आपको। अब मैं बताता हूं फर्क क्या पड़ा। अब आपको समझ आएगा बेटा फर्क क्या पड़ा, वो अब आपको समझ आएगा। बहुत ध्यान से, पहला एग्जाम्पल जो है, भैया क्या फर्क पड़ रहा है? 112 में चेंज किया तो क्या ऐसा फर्क पड़ जाएगा कि भाई आपके लिए जो है वो इंडेक्सेशन हटाने से यहां पे फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग के केस में तो आज भी वो बेनिफिट मिल ही रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आज भी वो बेनिफिट मिल ही रहा है। मैं भाई कुछ चेंज नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से देखना, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। एंड द छोटा सा चेंज इज दिस कि भाई द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज 3 करोड़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 3 करोड़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई? बेसिकली आपके लिए 3 करोड़ हो गई। बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। सोल्यूशन भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, बस वहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी, वो चेंज कर देंगे। बाकी मैं सोल्यूशन भी यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये उठाया, कंट्रोल C, और फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। ये लीजिए, इस एग्जाम्पल का ये पहला पार्ट। सिर्फ चेंज क्या करना है मेरे को? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बदलनी है यहाँ से, जो कि मेरी 3 करोड़ अब हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चेंज होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। अब देखिएगा, ये हो गई भाई 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 117। बहुत ध्यान से, 3 करोड़ का 363 डिवाइडेड बाय 117, दिस इज योर, माइनस करो 9 करोड़ 30,76,923 रुपए, 923, ये माइनस करो। एंड दिस इज योर 495, दिस इज योर लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज 435, ठीक है, 76923 सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं हो सकता है। आई थिंक ये बात आपको पता होगी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। तो ये सेट ऑफ हो जाएगा किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए। ये होगा बी पॉइंट, उसको भी उठाता हूँ, एज इट इज कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इतना ही पार्ट कॉपी करता हूँ। ये लो, बहुत ध्यान से समझना। आप लोग है ना, आप लोग चौंक के रह जाओगे कि भाई कितना दिमाग लगाते हैं ना ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। आपका दिमाग खराब हो जाएगा अभी अभी देखना। ठीक है, कि क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, आप सोच रहे हो कि क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा। ऊपर वाले केस में हमने देखा क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं ना। ठीक है, हमें तो ऑप्शन दे दिया। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में तो ऑप्शन दे दिया। देखो बाकी सब असेट के केस में तो गए, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आप सोच रहे हो कि आपको ऑप्शन दे दिया, बट उस ऑप्शन से क्या फर्क पड़ गया वो देखना।
यहाँ पे भाई आपके लिए सिंपल सी बात है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं, तो 3 करोड़ ही माइनस होगा, और 3 करोड़ माइनस होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 1 करोड़ 95 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 1 करोड़ 95 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 1 करोड़ 95 लाख। अब आप बोलोगे कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, मैं जब टैक्स देने जाऊंगा, मैं टैक्स देने जाऊंगा तो होगा क्या, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 1 करोड़ 95 लाख का 12.5%, यहां तो मेरा लॉस है, तो इसके केस में तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, यहां तो मेरा लॉस है, क्योंकि भाई अगर मैं इंडेक्सेशन ले रहा हूं तो वो तो लॉस है, तो लॉस के केस में तो कोई टैक्स देना ही नहीं होता है, तो वो जीरो हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए जो टैक्स आएगा वो टैक्स भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो भाई टैक्स भी जो है वो हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैं ये यहां से कॉपी किया, यहां पे किया पेस्ट, बहुत 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 ध्यान से दिमाग लगाएंगे जब मैं यहां पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, वेट ए मिनट यार। जब मैं यहां पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं तो बोल दूंगा भाई लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से लोअर, पहला ए पार्ट 195, 1 करोड़ 95 लाख का 12.5%, तो भैया ये तो 12.5% है 1 करोड़ 95 लाख का, तो ये तो आ गया 12.5%, ये तो आ गया 24,37,500। ठीक है, बी में तो भाई लॉस है, लॉस है तो फिर टैक्स क्या होगा, टैक्स तो कुछ होगा ही नहीं भाई, यहाँ पे टैक्स जीरो हो जाएगा, तो लोअर ऑफ बोथ जीरो हो गया। टैक्स तो मेरे को देना ही नहीं पड़ा यहाँ पे भाई, इस केस में भी मेरे को नहीं देना था टैक्स, मेरे को इस केस में भी नहीं देना पड़ा टैक्स। लेकिन आपने देखी एक चीज, आई थिंक आप सब जज कर पाए होंगे, एक चीज देखी, यहाँ पे आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा था 4 करोड़ 35 लाख का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त तो आपको क्या नहीं किया, यहाँ पे देखो ध्यान से समझेंगे ये बात, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते वक्त तो भाई आपको इंडेक्सेशन दिया ही नहीं ना। इंडेक्सेशन तो कब बोला कि भाई हाँ लोअर देख लो, कैपिटल गेन्स का पे टैक्स निकालते वक्त, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त आपको इंडेक्सेशन की बात भी नहीं करी, हाँ लेकिन टैक्स निकालते वक्त ऑप्शन दे दिया कि आप टैक्स कैलकुलेट करते वक्त देख लो। तो भाई टैक्स कैलकुलेट करते वक्त तो लोअर देखना है, तो लोअर जीरो आया तो जीरो हुआ भाई, बात ही खत्म। लेकिन कैपिटल गेन्स में अगर लॉस होता, यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता तो वो कैरी फॉरवर्ड होता, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ ही नहीं, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं भाई। तो यहां से आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एक तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना खत्म ही कर दिया है इंडेक्सेशन हटाने के बाद। तो भाई आपको उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात जो मैंने यहां पे डिस्कस करी वो आपको समझ आई होगी, इस एग्जांपल के साथ में मैंने डिस्कस करी। आईसीआई का क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले जस्ट एक छोटी सी बात और कर लेता हूं। एक सेक्शन 50A है, सेक्शन 50A है, डबल ए है। आपने देखा होगा पिछली बार से ये आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बट अल्टीमेटली इससे क्वेश्चन नहीं आया है और आने के भी चांसेस थोड़े कम है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें हमारे लिए कवर्ड होते हैं मार्केट लिंक डिबेंचर्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, सिंपली आपके डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स डेट ओरिएंटेड क्या कवर हो रहे थे बेसिकली आपके 50A के अंदर, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ए वेट ए मिनट, जो आपके लिए यहाँ पे सिंपली जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट पे मैं बात कर लेता हूँ। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। और ये स्पेसिफाइड भाई वो डेप्ट वाले हैं। ठीक है, क्या होता है सिंपली जिसमें आपने 60% 65% से ज़्यादा जो है वो डेप्ट वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 65% से ज़्यादा डेप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, डेप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड क्या होता है, 65 या उससे ज़्यादा परसेंटेज आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, लिस्टेड इक्विटी मार्केट में। और डेट ओरिएंटेड क्या होता है, अगर आपने डेट मार्केट के अंदर, डेट बोल दो या फिर उसको बोल दो बैंक वगैरह के अंदर एफडी वेफडी करवा लेते हैं, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की इन्वेस्टमेंट अगर 65% या उससे ज़्यादा किसी डेट, किसी को लोन देने में है या किसी एफडी वेफडी के अंदर है, तो फिर भाई उसको डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए एक और बात जो इसमें एडिशन हुई, ये दोनों तो है ही है, इसके अलावा हमें हमारे लिए यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हुई है
दैट इज अनलिस्टेड डिबेंचर्स एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स। अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वो हमारे लिए यहाँ पे एड ऑन हो गए हैं। और भाई अनलिस्टेड और बॉन्ड्स पहले अलग हुआ करते थे, और अनलिस्टेड और बॉन्ड्स ऐड होने के बाद में यहाँ पे फर्क क्या पड़ा भाई, इनमें फर्क पड़ा कि इनसे होने वाला कैपिटल गेन जो है वो हमेशा ऑलवेज, जो इनसे होने वाला कैपिटल गेन है वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा। ठीक है, इनसे होने वाला कैपिटल गेन ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म रहेगा। इससे फर्क क्या पड़ता है भाई, इस पे नॉर्मल स्लैब रहेगा, टैक्स एज पर नॉर्मल स्लैब लगेगा, टैक्स एज पर नॉर्मल स्लैब। भाई नॉर्मल स्लैब ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लगती है, तो ऐसा किया क्यों, ऐसा सिंपल सी कहानी है, इसलिए किया था कि भाई ये जो है मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं या डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, जनरली अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैं एक पर्सन हूं और मैंने एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया। अब एफडी से आने वाली इनकम मेरी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, एफडी से आने वाली इनकम मेरी कहाँ टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, और मेरे को नॉर्मल स्लैब मतलब मैक्सिमम 30% से टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो ना, मेरी मैंने बैंक में एफडी करवा ली, ठीक है, और या फिर मैंने किसी को लोन दिया, उस लोन पे जो भी मेरा इंटरेस्ट आया वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा तो भाई मेरे को उस पर 30% मतलब मैक्सिमम स्लैब रेट अगर मैं देखूँ तो 30% से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे बताऊं मैंने क्या किया, मैंने ना म्यूचुअल फंड खरीद लिए, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीद लिए, या मार्केट लिंक डिबेंचर्स खरीद लिए, या अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीद लिए। तो मैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, इसका डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। भाई अब ये डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो क्या करती है, वो बैंक में या तो एफडी करवा देती है या फिर किसी को लोन दे देती है। ठीक है, इनका काम ये है। तो अब हुआ क्या, अब इनके अंदर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो भाई मैं तो आ गया कैपिटल गेन्स पे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो मैं तो कहाँ आ गया, कैपिटल गेन्स पे। और जब ये लॉन्ग टर्म हो जाए, अगर मान लो मैंने इसको 2 साल तक होल्ड किया और फिर ये लॉन्ग टर्म हो गया, और लॉन्ग टर्म हो गया तो मैंने इसको सेल किया, तो मेरे पे टैक्स कितना लगेगा, 12.5% लगेगा। तो अगर आप डायरेक्टली एफडी में इन्वेस्ट करते, सोचो ना ध्यान से, अगर आप डायरेक्टली किसी को लोन देते या डायरेक्टली आप एफडी में इन्वेस्ट करते तो आपकी यहां से इंटरेस्ट इनकम आती, और वो इंटरेस्ट जाकर के कहाँ, सिंपल सी बात है, कहाँ टैक्सेबल होता है आपके लिए, अदर सोर्सेज में, जिसपे आप मैक्सिमम 30% से टैक्स देते, मैक्सिमम 30% से टैक्स देते। लेकिन हमने दिमाग लगाया कि हमने डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और ये कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगी, यही एफडी और इन सब में ही करेंगे, और फिर जो हमारे लिए, जो इनको यहां से पैसा कमा के आएगा वो हमारे लिए तो इसमें आ रहा है, तो मतलब ये हमारे लिए कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हो रहा है, और ये कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में आते ही मेरे लिए अब 12.5% का, 23 जुलाई के बाद से रेट क्या हो गया, 12.5% का हो गया, तो मेरे को 12.5% से ही टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ तो जो है वो बेसिक सी बात है कि आपके लिए नुकसान हो रहा है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर वो डायरेक्टली एफडी में इन्वेस्टमेंट करता तो वो 30% से टैक्स देता, लेकिन अगर उसने इनडायरेक्टली डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो 12.5% से टैक्स देगा। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म से हटा दिया। अब जैसे ही लॉन्ग टर्म से हटा दिया तो भाई शॉर्ट टर्म में नॉर्मल स्लैब लगती है, एक्सेप्ट 111 111A के अंदर वही आते हैं, 112 वाले आते हैं, बस शॉर्ट टर्म होते हैं। तो 111A के अंदर जो है वो टैक्स रेट पहले 15% थी, कब तक, टिल 22 जुलाई 2024 तक 15% है। 22 जुलाई के बाद में जो है ये घट करके, सिंपल सी बात है, 22 जुलाई के बाद में ये बढ़ करके 15% से 20% हो गई है 23/7/24 और आफ्टर। ठीक है, उसके बाद ये आपका इतना हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि भाई यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमारे लिए बेसिक चीजें, जो जो अमेंडमेंट आई है उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो मैंने आपसे डिस्कस किया, कहां कहां वो इफेक्ट कर सकती है आपको वो मैंने आपसे यहां पे डिस्कस किया, जो आपके इंटर के लेवल पे आपके एप्लीकेबल होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो है वो आप अच्छे से कर लेंगे। अब हमारे पास में बारी आती है क्वेश्चंस कवर करने की। जो क्वेश्चंस हमारे बड़े क्वेश्चंस जो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि भाई मैं आरटीपी के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा, उसमें भी ये पॉइंट हमारे लिए आ रहा है, और जो हमारे लिए इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन है उसमें भी ये पॉइंट आ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम जरूर डिस्कस करेंगे और उसी के बेसिस पे आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात जो अभी तक मैंने डिस्कस करी वो आपको समझ आती है। चलिए जी।